जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आज इसका पार्ट 1 है और ये अरिथमेटिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्री के एग्जाम में इससे मात्र 1 से 2 सवाल आते हैं, ज़्यादा सवाल बन के नहीं आते। बट मेंस में इससे 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। माना कि यहाँ पे सवालों की संख्या कम है, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हमको सिलेबस में एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ज्यादातर बच्चों की गलती कहाँ पे होती है कि वो लोग सिलेबस में देखते हैं कि ये टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि इससे सवाल आएंगे 1 या 2। बट वो 1 या 2 सवाल भी अगर आपको आता हुआ होता है तो वहां पे क्या होता है, उसके नंबर आपको मिल जाते हैं। क्योंकि एग्जाम देने वाले आप एक ही बच्चे नहीं हो, बहुत सारे बच्चों के मन में यही रहता है कि इससे सवाल नहीं आएंगे तो मैं मतलब सवाल इससे आएंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएंगे तो मैं ये टॉपिक पढ़ के ही नहीं जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे वो टॉपिक छोड़ के आते हैं। अगर उसमें अगर आप एक बच्चे रहोगे जिसका टॉपिक हुआ होगा तो आपके नंबर उन सारे लोगों से क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। समझ गए? तो किसी भी टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। ओके, चलो देखो। अब हमारा जो इसके अंदर क्या है, ये मेरा क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला खुद होता है इसके अंदर टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर इसके अंदर आता है हम लोग के ट्रेन के ऊपर। फिर आता है बोट एंड स्ट्रीम के सवाल। किसके? बोट एंड स्ट्रीम्स के, नाव और धारा वाले। बोट एंड स्ट्रीम्स के सवाल। फिर इसके ऊपर आते हैं रेस के ऊपर क्वेश्चन, मतलब दौड़, दौड़ के ऊपर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारे पास 3 शीट सिर्फ इसके लिए है, और एक शीट इसके लिए है ट्रेंस के लिए, और एक शीट इसके लिए, और एक शीट इसके लिए। मतलब मैंने शीट्स डिवाइड किए कि कौन सी शीट के लिए कितने कितने टॉपिक जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन केवल और केवल टीएसडी लेके जाता है। समझ गए? उसके बाद में अगर जो 2 क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम और रेस्क्यू बनते हैं। बट प्री के लेवल में इनमें से किसी के ऊपर भी सवाल बन सकता है, इसमें कोई कोई भी गारंटी नहीं है कि किसके ऊपर सवाल आएगा। बट हाँ, मेंस के लेवल में ये रहता है कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से होंगे और बाकी के 2 क्वेश्चन इन तीनों में से किसी में से होंगे। ओके, चलो देखो। अगर मैं CHSL CGL प्री की बात करता हूं तो इसके अंदर कितने, इसके अंदर 1 से 2 सवाल बन के आते हैं, क्योंकि दोनों में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। ओके, और उसके बाद अगर सीपीयू की बात, उसके बाद अगर सीपीयू का बोले तो सीपीयू में मैथ्स के अंदर कितने 50 सवाल होते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं टीएसडी में से। और जो अपना मेंस का पेपर होता है सीजीएल मेंस, ओके, किसका सीजीएल मेंस का पेपर होता है, उसके अंदर 3 से 5 सवाल आते हैं, क्योंकि उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, और 2 घंटे का टाइम भी मिलता है। और अगर सीडीएस की बात देखा जाए तो सीडीएस में भी मैथ्स के टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं और इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। टीएसडी में तो सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन। और अगर बैंकिंग का देखा जाए तो बैंकिंग का सिस्टम सबसे अच्छा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है 35 में से, तो न एक से ज्यादा न एक से कम। ओके, और अगर एसएससी जीडी का देखा जाए जो 10th बेस पे होता है, इसके अंदर बस 2 क्वेश्चन। और अगर स्टेट लेवल पुलिस का पेपर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन। मतलब जिस एग्जाम में अरिथमेटिक होती है, अगर हम लोग यूपीएसआई को देखें तो इसके अंदर 90% अरिथमेटिक है, 90% अरिथमेटिक है। बाकी के जो 10% है, ट्रायंगल, वृत्त, फिर इसके बाद में सेट, मतलब ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स है उनको डाल दिया गया उसके अंदर। बट 90% जो वेटेज है वो इसका है अरिथमेटिक का। ओके, तो अरिथमेटिक अगर आपको पूरा अपना पक्का करना है, फिलहाल तो आपको अगर मैं बोलूं कि अगर आपको मैथ्स में किस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपका, तो वो होता है आपका एडवांस मैथ्स। क्योंकि एडवांस मैथ्स इन दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसमें? सीडीएस में और सीजीएल में। इनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनके वेटेज क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ओके, रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक है, बट वो आना चाहिए। कम से कम आपको एक बार तो अपना पूरा सिलेबस पढ़ के लेना चाहिए एकदम अच्छे से। समझ गए? एक बार पूरा का पूरा सिलेबस, जो जो टॉपिक है आपका, बिना मिस किए, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए? जितनी मेहनत मैं आपके लिए लगाता हूँ, आपने उसकी 50, आपने उसका 50% मेहनत भी कर लिया ना उन क्वेश्चंस को, बहुत है उतना। समझ गए? चलो, तो
आई होप आपको मालूम पड़ी होगी। ये टॉपिक ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। अगर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जाहिर सी बात है अगर 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे तो 2 क्वेश्चन तो यहीं से होंगे सीडीएस में, और बाकी के एक एक क्वेश्चन यहाँ से होंगे, समझ गए। तो ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो हमको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए हम लोग इसके कंसेप्ट को देखते हैं। देखो, चैप्टर क्या है हम लोग का, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, टाइम को यहाँ पे टी से डिनोट किया जाता है, इसको टाइम को यहाँ पर टी से डिनोट किया जाता है, एस को, स्पीड को एस से और डिस्टेंस को डी से, डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है। टाइम, टाइम को मैथ्स में 2 ही यूनिट में लिखा जाता है जो स्टैंडर्ड यूनिट से, एक होता है सेकंड और एक होता है हावर। क्या होता है, एक होता है सेकंड और एक होता है हावर। स्पीड, स्पीड को बाद में आएगा। जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को भी 2 ही यूनिट में लिखा जाता है, एक होता है मीटर और एक होता है किलोमीटर। ओके, एक होता है मीटर और एक होता है किलोमीटर। देखो, तो ये 2 यूनिट जो है ना, इनको स्टैंडर्ड माना जाता है, खास खास करके टीएसडी में। अगर आपको कोई भी चीज किसी चीज में कन्वर्ट करनी है तो, अब यहाँ पे मीटर मीटर किलोमीटर कहाँ से आया। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस, आप सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस पार होगा आपसे। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक रोड के ऊपर है और मैं आपको बोलूं कि आपको 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल आपसे होगा। जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ कुछ मीटर में ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा आपसे, उससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपने सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। मैं अगर बोलूं कि तुम 2 सेकेंड में यहाँ से वहां तक भाग के आओ, तो 2 सेकेंड में तुम सिर्फ कुछ मीटर ही भाग सकते हो, लाइक 0.5 मीटर ना, मतलब कि सिर्फ उतना ही मीटर तुम उस टाइम लिमिट में भाग सकते हो। इसलिए सेकंड्स के साथ में मीटर को रखा जाता है, समझ गए, सेकंड के साथ में मीटर को रखा जाता है। और अगर घंटे की बात होती है, अगर घंटे की बात होती है तो वहां पे हम लोग लगते हैं केएम को, मतलब किलोमीटर को। ओके, केएम को, क्योंकि घंटे में हम लोग इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, 3 से 4 किलोमीटर, 2 से 2.5, समझ गए। बट मेरा स्पीड क्या होता है, मेरा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे बेसिक तो कोई भी नहीं सिखा सकता आपको कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या है मेरा, मीटर, और ये मेरा क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड की 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, कि 1 सेकंड में, देखो मीटर पर सेकंड का मतलब मेरा क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ये मेरा होता है स्पीड का डेफिनेशन। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ 2 मिनट में। ओके, देखो, फिर उसके बाद मेरा क्या आता है, केएम। तो केएम पर हावर, किलोमीटर प्रति घंटा। ये ये भी मेरा क्या होता है, ये भी मेरा स्पीड होता है, बट दोनों का जो यूनिट है वो अलग अलग है, दोनों का जो यूनिट है वो अलग अलग है। ओके, जैसे कि मानो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, स्पीड लिखता हूँ, स्पीड मेरा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड मेरा क्या होता है, स्पीड मेरा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मेरे पास 2 यूनिट है, एक तो है मीटर में और एक है किलोमीटर में। ओके, फिर उसके बाद जो मेरा टाइम है, मेरे पास टाइम का भी दो यूनिट है, एक तो है सेकेंड्स में और एक है घंटे में। तो मेरे को यहाँ से 2 यूनिट मिले, क्या, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर हावर। समझ में आ गया। ये 2 यूनिट आपको याद रखना है, क्योंकि यही आगे आपको क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। चलो, अब देखते हैं फॉर्मूलाज क्या क्या है इसके अंदर। ये तो मेरे को मिल गया मेरे स्पीड का फॉर्मूला। क्या होता है मेरे स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर उसके बाद मैं अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालू तो, मैं अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालू तो वो मेरा होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है वो मेरा, स्पीड इंटू
टाइम, समझ गए। और अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूंगा तो मेरा टाइम वहां पे जाएगा और स्पीड नीचे आएगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो ये मेरे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो एक ही फॉर्मूलाज में से बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और अगर हिंदी में किसी को चाहिए इसका मतलब, तो स्पीड मतलब होता है चाल और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो अब हिंदी का जमाना गया, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। देखो हिंदी उतना ही रखो जितना लिमिटेड है, बोलचाल की भाषा में हिंदी ठीक है, बट अगर तुम लोग पूरा हिंदी लैंग्वेज पे डिपेंड रहोगे तो आगे आने वाले टाइम पे compete नहीं होगा तुमसे किसी भी चीज में। तो क्योंकि अभी इंग्लिश की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब अभी जो एनआरए आ रहा है, अभी जो एनआरए लेके आ रही है गवर्नमेंट, उसके अंदर भी इंग्लिश को प्री के पेपर में रखा गया है। इंग्लिश को क्यों रखा गया है प्री के पेपर में? रखने को तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी को भी वहां पे डाल सकते थे ना, लेकिन नहीं। आगे आने वाले टाइम पे जो सरकारी काम काज है आज से 5 से 10 साल बाद पूरा का पूरा इंग्लिश में होने वाला है, समझ गए। शुद्ध हिंदी कोई बोल नहीं पाता, शुद्ध हिंदी किसी को भी नहीं आती, ना आपको ना मुझको। हम लोग का देश एक ऐसा देश है जहां पे ब्रिटिश ने राज किया, मुगलों ने राज किया, पुर्तगालियों ने राज किया, मतलब हर कोई हमारे देश पे राज किया है और यहाँ से गया है। तो हमारी जो भाषा है वो इन सब का मिक्सअप है। अभी आज के टाइम पे अगर आप लोग व्हाट्सएप पे देखते हो किसी से बात करते हुए, वो आपकी बात को हिंदी में ही समझता है, लेकिन आप लोग हिंदी में कभी टाइप नहीं करते। अगर आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई तू कब आ रहा है, तो आप लोग ऐसा लिखते हो। वहां पे क्या होता है लैंग्वेज आपका, भाई तू कब आ रहा है। ओके, मीनिंग इसका पढ़ने वाला हिंदी में समझेगा, लेकिन ये लिखा किस में है, इंग्लिश में। और इसके अंदर हिंदी का मिक्सअप है इसलिए इंग्लिश, समझ गए। तो बस वही बात है कि आप लोगों को जो भी अपना पढ़ने का तरीका है हिंदी में पढ़िए, बट इंग्लिश को भी मत छोड़िए। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, समझ गए। वो आज के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी लैंग्वेज, मैं ये नहीं बोलता कि आपका जो जीएस का सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, आप उसको भी इंग्लिश में पढ़िए। आपने स्कूल में अगर उसको हिंदी मीडियम में देखा है तो आप लोग उसको हिंदी में ही पढ़िए, बट इंग्लिश जहां पे आपको जरूरी है। अगर मैथ्स आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक फॉर जो आपके बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, उसके लिए आपको हिंदी की जरूरत बार बार ना पड़ती हो। कोई अगर आपसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछता है तो आप लोग चाल बराबर दूरी बटा समय बोलने की जगह स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलिए। तो ये ज्यादा बेटर होता है वहां पर, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये सबको समझ में आती है, ये सिर्फ एक दो को समझ में आएगी, समझ गए। ये याद रखने में सिंपल है। इंग्लिश भाषा हिंदी से बहुत सिंपल है, क्योंकि हिंदी संस्कृत से बनी है और इंग्लिश एबीसीडी से बनी है, इन शॉर्ट, समझ गए। इंग्लिश हिंदी से बहुत सिंपल है और इंग्लिश सीखने को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, समझ गए। तो मैथ्स के लिए कम से कम तो जितना मैं सिखा रहा हूँ ना, मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, बट मेरा जो लिखने का होगा वो सब हिंदी में नहीं होगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो अब मैं आपको बोलता हूं कि मैंने क्या लिया। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, मैंने माना यदि यदि टाइम बराबर 1 सेकेंड, टाइम बराबर 1 सेकेंड, टाइम बराबर 1 सेकेंड है मेरा। ओके, टाइम बराबर 1 सेकेंड है, तो मेरा एस किसके बराबर हो जाएगा? मेरा टाइम बराबर 1 है तो टाइम यहां से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, एस इक्वल्स टू डी। मतलब मेरा स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो यहाँ पर मेरे को स्पीड का डेफिनेशन क्या मिलता है, किसी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी, चली गई डिस्टेंस चली गई डिस्टेंस को ही स्पीड कहते हैं, को ही स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? को ही स्पीड कहते हैं। क्योंकि अगर मेरा टाइम 1 सेकेंड हो गया, मतलब यूनिट टाइम, यूनिट मतलब क्या होता है, एक। अगर यूनिट टाइम में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस दोनों क्या हो गए,
बराबर हो गए। समझ गए? यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक टेम्पो है, मेरे पास एक क्या टेम्पो है, और मैं बोलूँ कि मेरा टेम्पो अगर 15 सेकेंड्स में 90 मीटर चलता है, क्या होता है वो 15 सेकेंड्स में 90 मीटर दूर जाता है, तो वो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? वो 1 सेकेंड में 90 मीटर बटा 15 सेकेंड्स मतलब 6 मीटर पर सेकेंड वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब ये उसकी क्या होगी? ये उसकी स्पीड होगी कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो 1 सेकेंड में 6 मीटर चल रहा है, मतलब वो 1 सेकेंड में 6 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यही उसका स्पीड होगा। फिर समझ गए? किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी, मतलब यूनिट टाइम में वो क्या हो रहा है? वो 6 मीटर जा रहा है। यूनिट टाइम में वो 6 मीटर जा रहा है पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड। अब आपने अगर हिंदी में कहीं भी दर देखा होगा और इंग्लिश में अगर रेट देखा होगा, तो रेट का और दर का मतलब भी यही होता है कि उस जो भी इक्वेशन लिखा है उसके अपॉन में टाइम आएगा। दर जिसके साथ भी हिंदी में वर्ड लगा होता है उसके नीचे क्या आता है? टाइम आता है। और रेट में भी जिस भी वर्ड के साथ में रेट लिखा हुआ है उसके नीचे टाइम आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से टाइम का मतलब का, यहाँ से टाइम का मतलब 1 सेकेंड में वो 6 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो यही उसकी स्पीड है, 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में, समझ गए? 1 सेकेंड में 6 मीटर की दूरी तय कर रहा है वो, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? 6 मीटर पर सेकेंड। चलो, समझ में आ गया आपको कि स्पीड रियल में होती क्या है? स्पीड रियल में होती क्या है? यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में चली गई, यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस को ही स्पीड कहते हैं। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि एक ट्रेन है, ओके, कि एक ट्रेन है और वो 3.7 हावर्स में 111 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वो 3.7 घंटे में 111 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय होती है उस ट्रेन से? तो आप लोग 111 बटे 3.7 यहाँ पे करने वाले हो ना। 111 बटे 3.7 मतलब km अपॉन हावर। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? मैंने आपको बताया कि 111 क्या होता है? 37 का मल्टीपल होता है। तो अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 3 मिलेगा, और ये एक पॉइंट का जीरो यहाँ पे, मतलब 30 किलोमीटर पर हावर। कितना? 30 किलोमीटर पर हावर। मतलब वो ट्रेन 1 घंटे में 30 किलोमीटर का सफर तय तय होता होगा उससे। मतलब ट्रेन 1 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। ये उसका क्या? उसका स्पीड है कि वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है। 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ये क्या है? उसका स्पीड है। उसका स्पीड क्या है यहाँ पे? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसका डिस्टेंस क्या है? उसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है उसको इस डिस्टेंस को ट्रेवल ट्रेवल करने में? 1 घंटा। समझ में आ गया आपको? स्पीड के डेफिनेशन में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्पीड रियल में होता क्या कि आप लोग 1 घंटे में या फिर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। अगर सेकेंड में जाते हो तो मीटर में जाओगे, और अगर घंटे में जाते हो तो केएम में जाओगे। समझ में आ गया? चलो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, एग्जांपल के पहले मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपके पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर बराबर 1 घंटा। समझ गए ना? 1 किलोमीटर बराबर 1 घंटा। वन 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। कितने? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में मेरा होता है 3600 सेकेंड्स। कितने? 3600 सेकेंड। अब 3600 सेकेंड कहाँ से आए? 1 घंटा मतलब मेरा होता है 60 मिनट ना। 60, तो मैं इसको 60 × 1 मिनट यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ। तो 60 × 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा? 3600 सेकेंड्स जो होते हैं 1 घंटे के अंदर। ओके, तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ तो 0 से 0 जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को?
5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं अगर मीटर पर सेकंड में लिखना चाहूँ तो वो मेरा 5/18 होगा। ओके, और अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो मुझको मुझको उससे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि 72 किलोमीटर पर हावर को इसमें बदलिए, आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो यहाँ पे क्या है मेरा 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इस यहाँ पे मैं 72 से मल्टीप्लाई मार दूंगा दोनों साइड, तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 18×4 = 72, तो 5×4 = 20 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या होगा, मैं 72 किलोमीटर पर हावर को 72 किलोमीटर पर हावर को 20 मीटर पर सेकेंड में लिख सकता हूँ। ये मेरा हो गया यूनिट का ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक यूनिट दूसरे यूनिट में कैसे बदलती है। तो वो फैक्टर क्या है मेरा, वो मेरा फैक्टर है 5/18। इसको याद रखना, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, समझ गए, क्वेश्चन में आपको बहुत काम आएगा। चलो, वैसे तो आपका मेन फॉर्मूला इसके बाद है, क्या है वो, 1 किलोमीटर पर हावर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, मीटर पर सेकेंड। चलो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना है, तो आप लोग ये 5/18 को वहां पे भेज दोगे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 18/5, 18/5 किलोमीटर पर हावर। ओके, और अगर मैं इसी को घुमा के लिख दूं तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर हावर। समझ गए, ये दो बेसिक से फॉर्मूलाज थे जो आपको याद करना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपसे एक एग्जांपल लेके पूछता हूं कि आप 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलिए, इसका मतलब क्या होगा, 20 इंटू 80/5 किलोमीटर पर हावर, मतलब 5×4 = 20, मतलब 18×4 = 72 किलोमीटर पर हावर। देखिए सेम यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, 20 मीटर पर सेकंड से 72 किलोमीटर पर आवर मिल गया। समझ गए, बस इतना सा ये बेसिक फॉर्मूला से यही आपको याद रखना है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए इसके अंदर ना 3 केस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं 3 केसों के ऊपर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सवाल बनते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे अगर सवाल बनेंगे तो उन्हीं 3 में से किसी एक केस के ऊपर बन के आएगा आपका सवाल। ओके, चलिए, क्योंकि ये बेसिक है, इसके लिए मैंने 3 शीट रखा है, और टोटल 300 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको ये शीट के अंदर। तो अगर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और आप प्रीवियस ईयर के 300 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, जिसके अंदर सीडीएस, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंकिंग सबके क्वेश्चन मैंने मिक्स किए। ऐसा भी नहीं मैंने कुछ क्वेश्चन, और शीट अपडेटेड है रिसेंट एग्जाम्स को लेकर। अभी अभी जो एग्जाम्स हुए हैं, जो चालू है, सारे के सारे क्वेश्चन इस शीट के अंदर अपडेटेड हैं। ओके, चलो, तो देखो केस 1 क्या है मेरा, केस 1 है, डिस्टेंस क्या होता है मेरा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस मेरा क्या होता है, डिस्टेंस मेरा होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, यदि यदि डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए, यदि डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए, यदि डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए, क्या रखा जाए, यदि डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा, यदि डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए मतलब, अगर आपको यहाँ पे दिखा, तो आपने फिजिक्स में अगर पढ़ाई की होगी, तो अगर ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो अगर कांस्टेंट है, यदि ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ए बी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चला जाता है। क्योंकि अगर देखो तो ए यहाँ पे होगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कांस्टेंट अपॉन बी बन जाता है ना। तो मतलब, और जब मैं कांस्टेंट का साइन निकाल दूंगा तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है, मतलब ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वो दो नंबर आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। हिंदी में कुछ तो व्युत क्रमानुसार बोलते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट शब्द है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा
कि मेरा जो स्पीड होगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर जो मेरा टाइम होगा वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो इसमें से यही रिलेशन मेरे को मिला है। ओके, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि आपको एग्जाम में क्या कांस्टेंट दिया जाएगा। देखो एग्जाम में आपको लिखा नहीं होगा कि ये आपका कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। वो आपको अपनी समझ डेवलप करके पकड़ना होगा कि मेरा क्वेश्चन मुझसे बोल क्या रहा है, कि वो मुझको डिस्टेंस कांस्टेंट बोला है, स्पीड कांस्टेंट बोला है, या फिर मुझको टाइम कांस्टेंट बोला है। ओके, चलो, तो अगर मैं आपको इसके ऊपर एग्जांपल दूं, देखो यहां पर मान लो कि यहां पर दो शहर है, ये मेरा दिल्ली है और ये मुंबई है। ओके, दिल्ली और मुंबई। ओके, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 630 किलोमीटर। कितना? 630 किलोमीटर। ओके, और अगर यहां से कोई चलना शुरू करता है, अगर यहां से कोई चलना शुरू करता है, यहां से कोई चलना शुरू करता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से कोई एक बंदा ए है, उसने चलना शुरू किया और उसका स्पीड यहाँ पे कितना है? उसका स्पीड यहाँ पे है 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। और एक दूसरा बंदा बी है, और एक दूसरा बंदा बी है। ओके, उसका स्पीड यहाँ पे है, उसका स्पीड यहाँ पे मान लो 90 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है यहाँ पे। तो दोनों को पहुंचने में कितना समय लगेगा? दोनों को पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे डिस्टेंस मैंने दोनों के लिए कांस्टेंट रखा है, ए के लिए भी कांस्टेंट है और बी के लिए भी कांस्टेंट है। तो ए के लिए टाइम कितना बन जाएगा? मेरे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 630 बटा 70 इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे 9 घंटे उसको लगेंगे। यहाँ पे कितने? 9 घंटे लगेंगे ए को यहाँ पहुंचने के लिए। कहां पर? मुंबई पहुंचने के लिए, मुंबई पहुंचने के लिए। और अगर बी की बात यहाँ पे की जाए तो 630 बटा 90 कितना? 7 घंटे लगेंगे उसको मुंबई पहुंचने के लिए बी को। समझ गए? 9 और 7 हम लोग को इतना कैलकुलेशन करने के बाद मिला, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम था। और मेरा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो मैं अगर यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकालू तो टाइम का फॉर्मूला क्या है मेरा? मेरा टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझिए क्या मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला है। तो ये दोनों का स्पीड दिया हुआ है 70 एंड 90, और 630 इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। और डिस्टेंस दोनों के लिए कॉमन, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर मैं यहां से मतलब इन शॉर्ट डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। तो इन लोगों के लिए स्पीड कितना है यहाँ पे? ए के लिए 70 और बी के लिए 90। और अगर मैं इसका रेशियो लूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 7:9 यहाँ पे मिल जाएगा ना। कितना मिल जाएगा? 7:9 मेरे को मिल जाएगा, 7:9। और अगर मैं टाइम का रेशियो निकालू तो टाइम मेरा क्या होगा? इन दोनों का उल्टा होगा। देखो स्पीड और टाइम आपस में क्या है? अपोजिट्स है। तो 9 यहाँ पे मिल जाएगा और 7 यहाँ पे मिल जाएगा। देखो 9 और 7 यहाँ पे आया, इतना कैलकुलेशन करने के बाद। बट ये एक रूल मेरे को मालूम था, इसलिए मेरे को सीधे सीधे यहाँ पे मिल गया ये। समझ गए? समझ गए? इतना कैलकुलेशन करने से हम लोग बच गए, क्योंकि मुझे एक इसका जो ट्रिक था, जो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था, वो क्या था यहाँ पे? कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम। डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो आपके पास स्पीड दिया हुआ है और अगर आपको समय पूछा गया तो आप लोग समय निकाल सकते हो इजीली। समझ गया? कोई डाउट? ओके, अब तो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड दिया हुआ है और अगर टाइम पूछा जाए तो क्या क्या करना है आपको? जो 2 की स्पीड दी हुई है उसको घूम सीधा सीधा उल्टा कर दो। ओके, चलो। ओके, तो इसको याद रखना कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट बोला है, स्पीड दिया गया और अगर टाइम पूछा जाए तो क्या होगा? स्पीड को घुमा देना है। एक और काम यहाँ पे किया जा सकता है। आपको टाइम दिया होगा और स्पीड पूछा होगा तो भी कुछ नहीं करना, टाइम को घुमा देना है। अगर आपको यहाँ पे टाइम का दिया होता, टाइम आपका मिलता 9:7, तो स्पीड क्या मिल जाता आपको? 7:9। बस सिंपल यही काम यहाँ पे होता और कुछ भी नहीं होता।
ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे आता है हमारा केस टू। केस टू, अब वहां पे क्या था, वहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट था ना, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा। ओके, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट होगा। इफ टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो ये टर्म यहाँ से निकल जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो ये टर्म यहाँ से निकल जाएगा ना, मतलब s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। ओके, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। अब ये यहाँ पे कैसे आया, देखो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या है मेरा s1 वन इंटू टी है, s1 वन इंटू टी इक्वल्स टू d1 है। s1 वन इंटू टी को ठीक से लिखता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आपको d1 दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला है s1 वन इंटू डी, टाइम कॉन्स्टेंट इसलिए t लिया है, और अगर डिस्टेंस d2 के लिए s2 टू इंटू टी है। देखो यहाँ पे टाइम दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है, बस इनकी स्पीड अलग है, डिस्टेंस अलग है। तो अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ तो डी वन अपॉन डी टू इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को, एस वन अपॉन एस टू, क्योंकि टी और टी वहां से कैंसिल होके निकल जाएगा, यहाँ पे टी होगा यहाँ पे टी होगा, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? तो ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट रेशियो है, कि टाइम अगर कांस्टेंट होगा तो आपको कौन सा रेशियो मिलने वाला है यहाँ पे, डी वन अपॉन डी टू इक्वल्स टू एस वन अपॉन एस टू। समझ गए? कोई डाउट नहीं है ना, कोई भी डाउट? चलो, और अगर इसको आपको अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखना है तो एस वन अपॉन एस टू इक्वल्स टू डी वन अपॉन डी टू। और कभी कभी एग्जाम में ना आपको इन्हीं इक्वेशंस को ना थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है और पूछेगा राइट रिलेशन का पता लगाइए। समझ गए? अब आता है एक फाइनल केस, अब आता है एक फाइनल केस, लेकिन उसके पहले हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे कि इसको अच्छे से समझना कैसे है। देखो मैंने क्या बोला, फिर से मैं ना यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। थोड़ा थिकनेस कर दो इसको। हम्म, चलो मैंने 2 पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट को मैंने बोल दिया दिल्ली, नहीं इस पॉइंट को मैंने बोल दिया रोहन। चलो यहाँ पे रोहन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंकुश है। देखो अब रोहन और अंकुश यहाँ पे, अब ओके, अब रोहन ने अंकुश को फोन लगाया, रोहन ने अंकुश को फोन लगाया, तो रोहन ने अंकुश को बोला कि भाई हम लोग इस पॉइंट पे मिलेंगे, हम लोग इस पॉइंट पे मिलेंगे, हम लोग इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो अंकुश ने उससे पूछा कि कितने टाइम में मिलेंगे हम। ओके, तो रोहन ने बोला कि हम लोग मिलेंगे 5 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। ओके, ये पॉइंट ना थोड़ा यहाँ से निकाल कर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। लेकिन रोहन ये भूल गया, रोहन ये भूल गया कि ये जो पॉइंट है वो मुझसे काफी ज्यादा दूर है, ये जो पॉइंट है मुझसे काफी ज्यादा दूर है। ओके, लेकिन रोहन ये भूल गया था कि ये जो पॉइंट है वो मेरे घर से बहुत दूर है। लेकिन उन दोनों को तो मिलना था 5 मिनट के अंदर। टाइम क्या दोनों के लिए, टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है, दोनों को 5 मिनट में आना है। अब अंकुश के घर से ये पॉइंट ज्यादा नजदीक है, अब अंकुश के घर से ये पॉइंट ज्यादा नजदीक है, तो वो आराम से प्रॉपर 5 मिनट के अंदर पहुंच जाता है, वो प्रॉपर 5 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। ओके, तो अगर मैं बोला कि यहाँ पे जब वो अंकुश यहाँ पे पहुंचा इस पॉइंट के ऊपर, जब अंकुश इस पॉइंट पे पहुंचा तो वो कौन सी स्पीड से आया, वो यहाँ पे आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो यहाँ पर आता है। ओके, बट जब रोहन यहाँ पे आता है, बट रोहन को क्या क्या करना होगा, रोहन को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, रोहन को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, रोहन को क्या करना होगा, रोहन को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। ओके, तो उसने स्पीड ले ली, मान लो 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी, स्पीड थी, कितनी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। तब वो प्रॉपर 5 मिनट में यहाँ पे पहुंच गया। समझ गए? अब अगर मैं आपको टोटल स्पीड दे दूं, अब अगर मैं आपको टोटल स्पीड दे दूं, टोटल स्पीड में आपको देता हूं मान लो कुछ
टोटल स्पीड मैंने दे दिया आपको 1380 किलोमीटर। कितना दिया मैंने आपको? 1380 किलोमीटर। हो गया। चलो एक काम कर दें, थोड़ा सा ना स्पीड में चेंजेस कर दें, थोड़ा सा ना स्पीड में चेंजेस कर दें। इसको मैंने बोल दिया कि ये कितना है, ये मेरा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ये मेरा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों मेरा स्पीड है, ये दोनों मेरे क्या, ये दोनों मेरा स्पीड है और ये मेरा डिस्टेंस है। बट मेरे को टोटल मतलब कि मेरे को मालूम करना है कि इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। ये D1 है और ये मेरा D2 है। ओके, ये मेरा D1 और ये मेरा D2 है। अब अगर आप लोगों को स्कूल पता होगा, आप लोगों ने स्कूल में ऐसे सवाल किए होंगे, तो आप लोग x माना करते थे, आप लोग x मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे। ओके, आपने माना एक साइड x है और दूसरी क्या है, x माइनस 1380 है। ओके, तो वो मेथड बहुत जूना हो गया, हम लोगों को उसमें नहीं जाना है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या है इनकी, यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो इनका टाइमिंग है वो कांस्टेंट है। टाइम क्या है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। दोनों को पहुंचना एक ही जगह पे था, बट एक के क्या था, वो पॉइंट नजदीक था, तो एक ने क्या किया, अपना स्पीड ज्यादा नहीं लिया, और एक से वो पॉइंट बहुत दूर था, इसलिए उसका स्पीड क्या है, ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से भागते हुए जाएगा उसी टाइम के अंदर, क्योंकि उसको उतना ही टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं D1 अपॉन D2 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2 का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो D1 क्या है मेरा, D1 मेरा है 70 और D2 मेरा क्या है, D2 मेरा है 45। D2 मेरा क्या है, 45 है। तो मेरे को यहाँ पे रेशियो क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा 14/9 का। कौन सा रेशियो मिल जाएगा, 14/9 का। मतलब D1 रेशियो D2 इक्वल्स टू 14/9। ये यूनिट कितना मिल गया मेरे को, ये यूनिट मेरे को 23 यूनिट। ये रेशियो में कितना है, ये रेशियो में 23 है, ये रेशियो में 23 है, बट रियलिटी में कितना है ये, बट रियलिटी में, रुको, देखो ये रेशियो में कितना है, 23 है, बट रियलिटी में कितना है ये 23 का मतलब क्या है, 1380। हो गए, रियलिटी में कितना है ये 1380 है। तो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, एक का मान मिल जाएगा 23×138, मतलब 60 किलोमीटर। कितना, 60 किलोमीटर। मतलब तो एक यूनिट का मान यहाँ पे कितना है, 60 किलोमीटर है। तो मेरे को निकालना है क्या, D1 और D2 की वैल्यू निकालनी है। तो D1 कितना है मेरा, 14, मतलब 14×60 मतलब 840 किलोमीटर। ये कितना डिस्टेंस है मेरा, 840 किलोमीटर है। ओके, और अगर मेरे को D2 का वैल्यू निकालना है, मतलब 9 का मान निकालना है, तो 9×60 मतलब 540 किलोमीटर। समझ गए, टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट था, स्पीड दोनों की अलग अलग थी, डिस्टेंस दोनों के लिए अलग अलग था। यहाँ पे D1 था, यहाँ पे D2 था, बट उन दोनों का जो पहुंचने की जगह थी सेम था, और उन दोनों को टाइमिंग क्या दिया हुआ था, वो सेम दिया हुआ था। समझ गए, इसको वैसे में यूज लाना है। अभी आप लोगों ने जो स्कूल में पढ़ा हुआ उसको स्कूल में छोड़ दीजिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप उसको एंट्रेंस एग्जाम तक लेके जाए। ओके, बेसिक चीजें आनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप लोग उसको एंट्रेंस एग्जाम तक लेके जाए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, अब जाते हैं अपने केस 3 के ऊपर। आपने देख लिया कि अगर आपका क्या हो, अगर आपको अभी टाइम कांस्टेंट दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, स्पीड कांस्टेंट दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको। ओके, चलो अब यहाँ पे डालिए केस 3 क्या है वो, अभी टाइम इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हम लोग को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर मैं आपको बोल दूं कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो क्या चेंजेस आएंगे, तो क्या चेंजेस आएंगे। इफ स्पीड इज कांस्टेंट तो यहाँ पे बन जाएगा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा, T1/T2 इक्वल्स टू D1/D2। क्योंकि मैं अगर T1 इक्वल्स टू S इंटू, नहीं, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, देखो स्पीड कांस्टेंट बोला ना ये लोग ने, तो स्पीड मेरा वहां पे चला जाएगा, तो D/T मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे, D/T मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। और जब मैं T वहां पे लेके जाऊंगा तो D/S, तो S मेरा क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इसको निकाल दो, तो T इक्वल्स टू D, तो T1 इक्वल्स टू D1
T2 इक्वल्स टू D2, मतलब T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। समझ गए? ये इक्वेशन याद रखना किसके लिए, जब तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट दिया हो, जब स्पीड कांस्टेंट दिया हो। अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर यहाँ पे बात की जाए, ये ए है और ये बी है, इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का भी स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और इनका जो टाइम दिया गया है, टाइम कितना है, इसको लगता है 5 घंटे का समय और इसको लगता है 7 घंटे का समय। ओके, एक ही पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो इन लोगों ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इन लोगों ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस मेरा क्या होता है 40 इंटू 5, डिस्टेंस मेरा क्या होता है स्पीड इंटू टाइम ना, मतलब 4 इंटू 5 रेशियो 40 इंटू 7, तो 40 से 40 क्या होगा कैंसल, तो डी कितना मिल जाएगा मेरे को 5:7। और टाइम का रेशियो पहले कितना दिया हुआ था 5 और 7, और डिस्टेंस का रेशियो कितना मिला 5:7। तो समझ गए, इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर आपको दिया जाए कि अगर आपको दिया जाए कि ए और बी है और दोनों का स्पीड बोला जाए सेम है, तो ए ने इतने समय में इतनी दूरी तय की, बी ने इतने समय में इतनी दूरी तय की है, और उन दोनों का स्पीड कांस्टेंट है। अगर बोला जाए कि दोनों की जो गति है वो समान, जो टाइम दिया होगा वही आपका डिस्टेंस बन जाएगा, जो टाइम दिया होगा वही आपका डिस्टेंस बन जाएगा। समझ गए ना? जब भी स्पीड कांस्टेंट हो तो जो टाइम दिया होगा वही डिस्टेंस बन जाएगा, और जो डिस्टेंस दिया होगा वही आपका टाइम बन जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपका डिस्टेंस दिया होगा वही आपका टाइम बन जाएगा। ओके, तो बाकी हमने कंसेप्ट अब सीख लिया। अब जाते हैं सवालों के ऊपर, देखते हैं सवाल किस किस प्रकार से आते हैं। ओके, फिर कुछ क्वेश्चंस देख के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है मेरा, एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, तो उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी, उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग कहते हैं उसकी गति बतानी, मतलब स्पीड बतानी है, तो स्पीड मेरा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 25, लेकिन ये क्या है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई मारूंगा, कितने से 5/18 से मल्टीप्लाई मारने पर क्या होगा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 25, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 18×5 = 90, और 0 मतलब 10 मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया 10 मीटर, इन शॉर्ट 10 मीटर। तो कितना मिल गया मेरे को 10 मीटर मिल गया, ये मेरा क्या, ये मेरा आंसर है। समझ गए, तुच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपल था। अब आपके मन में डाउट क्या आया होगा, सर यहाँ पे देखो, जिन बच्चों ने साइंस पढ़ के रखा है ना, फिजिक्स वगैरह, उन लोगों ने ये चीज देख के पहले डाउट आती है, एवरेज स्पीड। उन लोगों ने ना, मतलब कि यहाँ पर, मतलब कि क्या बोलूं मैं, अभी फिजिक्स में पढ़ के रखा है कि एवरेज स्पीड का ना एक अलग फॉर्मूला होता है, बट जब तक आपको वैसा डेटा ना दिया हो, एवरेज स्पीड दो लोगों का ही पूछ सकता है एवरेज निकालने के लिए। अगर डेटा आपको एक ही चीज का दिया गया और अगर आपसे वहां पे एवरेज स्पीड लिखा हुआ है, तो वहां पे एवरेज स्पीड का मतलब सिर्फ स्पीड होता है। समझ गए? साइंस के बच्चों को ये डाउट आता है जब वो लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना वर्डिंग्स बहुत घुमा के दी होती है। उसकी औसत गति, अभी औसत आपने दूसरा कुछ निकालना देखा हुआ है, औसत आपने देखा हुआ रहता है कि a+b/2 है, बट वहां पे a और b दोनों दिया हुआ होता है। अगर आपको डेटा दो गाड़ियों का, दो ट्रेन का, एक कार का, एक बस का, अगर ऐसा डेटा दिया और तब औसत पूछा जाए, तब बात कुछ और होगी। बट जब तक डेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एक का दिया हो, समझ गए, जब तक डेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एक का दिया हो तब तक, या फिर आपको एक चीज का ही निकालना हो, आपको अगर एक चीज का ही निकालना हो, तब तक वो औसत गति सिर्फ औसत होता है। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो, अभी क्या, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यात्रा का एक भाग 31 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसकी स्पीड दी हुई है, और शेष भाग 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब वो 31 मिनट का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, 31 मिनट में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये उसकी स्पीड थी, ये उसकी स्पीड थी। ओके, और उसने 16 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब देखो यात्रा का एक भाग उसने 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक उसकी स्पीड थी, और बाकी बचा हुआ भाग उसने 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। तो उसने पूछा कि यात्रा
यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। मैंने आपको अभी बताया वहां पे ना कि यहाँ पे क्या डिस्टेंस दोनों के लिए नहीं, ये दूसरा केस है। ये देखो, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में ना आपको एग्जाम में आपको दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है फिक्स पैटर्न का, और एक आता है अनफिक्स, मतलब कि जिसके अंदर पैटर्न फिक्स नहीं होता, वो आपके कंसेप्ट के ऊपर है कि वो क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैटर्न फिक्स था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मीटर पर सेकंड में पूछा गया तो 5/18 से मल्टीप्लाई मार देना उसको। समझ गए, ये पैटर्न फिक्स है। तो बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को लेते हैं तो उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि अरे यार ये हमको आता है, हमारा पेपर अच्छा जाएगा। समझ गए, वो लोग अगर आता हुआ चीज पढ़ते हैं ना तो उन लोगों को खुशी होती है। बट जब उनके सामने अगर ऐसा सवाल आ जाए जो उनके दिमाग को हिलाकर रख दे, जो उनके दिमाग को हिलाकर रख दे, तो वो ठीक बात नहीं है ना, कि वो लोग सोचते नहीं यार इसको अब पढ़ना ही नहीं है। समझ गए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। एग्जाम में जो भी पैटर्न आए, जो भी टाइप हो, पूरा पूरा कवर करना चाहिए आपको। सिलेबस का एक भी सिंगल टॉपिक छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्या पता उस साल उससे सवाल पूछ लिया जाए। यहाँ पे बोल रहे यात्रा का एक भाग उसने 31 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और शेष भाग 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। तो यात्रा की कुल दूरी क्या है। अब देख लो, मेरे को जो ऑप्शन दिख रहा है मेरा बहुत दूर दूर दिख रहा है, 45, 34, 54, 62। तो मैं यहाँ पे ना अप्रोक्स मान के करूंगा। क्या मैं अप्रोक्स मान के करूंगा। क्या ये जो मेरा 31, ये जो मेरा 31.5 मिनट है, क्या मैं इसको लगभग 30 मिनट नहीं बोल सकता, लगभग 30 मिनट में इसको बोल सकता हूँ ना। 31.5 को मैं इसको लगभग 30 मिनट बोलता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन को लगभग ही मान के सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन है वो सबका सब दूर दूर है। ओके, मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको 30 मिनट बोल दे। ओके, तो 30 मिनट में, जब उसने 30 मिनट में चलना शुरू किया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 1 घंटे की उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर। 1 घंटे की उसकी स्पीड कितनी थी, वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल सकता है, वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल सकता है। तो उसने 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसने 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 40, या फिर 40 से कुछ ज्यादा, 40 से कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अगर वो 1 घंटा, मतलब अगर वो 60 मिनट में 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है, तो 30 मिनट में जाहिर सी बात है कि वो 40 किलोमीटर ही चला होगा। कॉमन सेंस की बात है ये। या फिर 40 से कुछ ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 31.5 है, तो मैंने बोल दिया 40 से कुछ ज्यादा वो चला होगा डिस्टेंस। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या मेरा 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्या ये जो मेरा 16 मिनट है, क्या मैं इसको 15 मिनट नहीं बोल सकता, लगभग 15 मिनट। क्या होगा मेरा, ये लगभग 15 मिनट होगा। क्या होगा मेरा, ये लगभग 15 मिनट होगा। और 15 मिनट कितना होता है, 15 मिनट मतलब होता है 15/60 घंटे, मतलब 1/4 घंटा। अब देखो ये 60 से मैंने डिवाइड क्यों किया, बेसिक सिर्फ इसी क्वेश्चन में सिखा रहा हूं मैं ये। 60 मिनट मतलब मेरा होता है 1 घंटा, तो 1 मिनट मेरे को मिल जाएगा 1/60 घंटा। समझ गए, मैंने यहाँ पर इसको 1/4 किस लिए लिखा, 15/60 मतलब 1/4। हो गए, समझ गए। तो 15 मिनट मतलब मेरा क्या होता है, 15 मिनट मतलब होता है मेरा 1/4, मतलब वो एक एक मतलब वो 1/4 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस मेरा क्या होता है, डिस्टेंस मेरा होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पे, 75 है ना, स्पीड कितनी है यहाँ पे उसकी 75 है, और यहाँ पे कितना है मेरा 1/4 है। टाइम जो निकाला मैंने लगभग 15 मिनट मतलब 1/4 घंटा। ओके, अब ये जो 75 है, क्या मैं इसको 76 नहीं लिख सकता हूँ लगभग, क्योंकि 75 तो मेरा 4 से भाग नहीं आता, लेकिन लगभग 76 मेरा 4 से भाग जाता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 3, 4 9 36, मतलब 19, मतलब 19 से कुछ ज्यादा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कुछ ज्यादा। मैं हर जगह अप्रोक्स ही ले रहा हूँ, मैं हर जगह अप्रोक्स ले रहा हूँ। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, आंसर मिल जाएगा 59 प्लस, मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 59 से कुछ ज्यादा होगा, मतलब 62 होगा। कितना होगा, 62 होगा, 59 से कुछ ज्यादा होगा, 62 होगा। अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो मैं आपको दे देता हूं प्रॉपर आंसर, कि प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे करना है। बट एग्जाम में डेटा देख के आपको अपनी अप्रोच रखनी है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैंने ऐसे नहीं किया होता बिल्कुल भी। ये जो मैं आपको अभी करके दिखाने वाला हूँ, मेरा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, D1 प्लस D2,
ओके, तो D1 उसने 30 मिनट में कवर किया और D2 उसने 16 मिनट में कवर किया। मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ओके, चलो, तो D1 उसने 30 मिनट में कवर किया और D2 उसने 16 मिनट में कवर किया। तो डिस्टेंस मेरा यहाँ पे ना डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, मेरा डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। ओके, स्पीड कितना है मेरा 80 और टाइम कितना लग रहा है 31.5, और यहाँ पे डिवाइड में 60 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो मेरे को इसको घंटे में चेंज करना होगा मिनट वाले को। प्लस D2 क्या है मेरा D2 कितना मिल जाएगा मेरे को? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है मेरा 75 और टाइम कितना लग रहा है इसको 16 मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे देखो, ये जीरो से जीरो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो जीरो है और ये जो पॉइंट है वो निकल जाएगा। अरे यार, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 80 और यहाँ पे 315, क्योंकि एक 80 से इसका पॉइंट निकल जाएगा। तो मैं जब इसको भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 15 चौक 60, 15 दूनी 30, 15 कम 15, और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 42 प्लस, तो यहाँ पे देखो अभी 15, 15 पच्चीस 75, 15 चौके 60, 4 चौक 16 और यहाँ पे 20, मतलब कितना आ गया? 62 किलोमीटर मेरे को आंसर में आ गया। अब ये देखो, अब ये आपको सिंपल लग रहा है या फिर ये आपको सिंपल लग रहा है? इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर अप्रोक्स मान के आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके बहुत दूर 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 दिए हुए, 45, 38, 54, 62, समझ गए? यहाँ पे मेरे को क्या मालूम पड़ा, मेरा जो भी आंसर होगा वो 59 से ज्यादा ही होगा, और 59 से ज्यादा केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन सी, 62 किलोमीटर। समझ गए? आपको एग्जाम में ऐसा ही अप्रोच रखना है। आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने बोला नहीं है बेटा तू मेरे को प्रॉपर आंसर निकाल के दिखा, मेरे को जानना है तूने कैसे किया है आंसर। आप लोग आंसर मल्टीपल से देख सकते हो, या फिर कि ये किसी से डिवाइड जाता होगा उसका देख सकते हो, समझ गए? तो मल्टीपल वाला फैक्टर, ये इससे ज्यादा उसका फैक्टर, अप्रोक्सीमेशन फैक्टर बहुत काम आता है एग्जाम में। ये छोटे छोटे ट्रिक्स जिसको नहीं आते ना एग्जाम में, बच्चे को क्वेश्चन आते हुए भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाते, उसको टाइम नहीं मिलता। क्वेश्चन आता है उसको, लेकिन वो फिर भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। इतनी ही दूरी, डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस कांस्टेंट बोल रहा है। ओके, रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसके उनके द्वारा लिए जाने वाले समय में कितना अंतर होगा? ओके, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले समय में कितना अंतर होगा, मतलब टाइम का डिफरेंस पूछा है। टाइम मेरा क्या होता है? टाइम मेरा होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस, मतलब स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ये मेरा रंजीत का और ये मेरा रहमान का डिस्टेंस। समझ गए? मैं जो भी डिफरेंस लूंगा वो स्पीड अपॉन डिस्टेंस में ही उसको लिखूंगा, इतना याद रखना उसको। समझ गए? चलो देखो, अब क्वेश्चन में क्वेश्चन को निपटाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको मिटा देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 8 घंटे में अपने स्थान पर पहुंच जाता है। तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी रंजीत की? ये रंजीत हो गया और ये रहमान हो गया। ओके, तो उसका टोटल स्पीड कितना रहा होगा? 50 इंटू 8। स्पीड मेरा क्या होता है? डिस्टेंस मेरा क्या होता है? डिस्टेंस मेरा होता है स्पीड इंटू टाइम। तो उसका डिस्टेंस कितना रहा होगा? डिस्टेंस देखो, यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम में मेरे को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में मेरे को आंसर निकालना है, कि उसने टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे को सबसे पहले डिस्टेंस निकालना होगा, और डिस्टेंस
कैसे मिलेगा मेरे को? उसने बोला कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में सफर पूरा करता है। ये मेरा कितना, ये मेरा स्पीड है और ये मेरा टाइम है। डिस्टेंस मेरा क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मेरा क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 50 इंटू 8 मतलब 400 किलोमीटर। कितना? 400 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। ओके, और वही दूरी सेम, देखो क्या लिखा है, रहमान इतनी ही दूरी, डिस्टेंस इसके लिए भी कांस्टेंट है, मतलब 400, फिर डिवाइडेड बाय, अब क्या बोल रहा है, यदि रंजीत अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, यदि रंजीत अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, मतलब उसकी चाल पहले क्या थी? 50 थी, अब उसने क्या की, उसको 60 कर दी। अब इसकी चाल की कैसे मिलेगी? अब ये देखो, अभी इसने क्या किया है, हम लोग को रहमान का स्पीड नहीं मालूम है। रहमान 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो उसका स्पीड कितना होगा? 400/5 मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या रहा होगा? स्पीड रहा होगा ना। उसका स्पीड कितना रहा होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। देखो 400 क्या है? रहमान का डिस्टेंस है, और उसने कितने घंटे में इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया? 5 घंटे में, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? उसका स्पीड है। तो उसको क्या बोल रहा है कि, उसको बोल रहा है कि 80 में तुम 20 और जोड़ो, 80 में तुम 20 और जोड़ो, तो कितना मिल जाएगा? 80 में 20 और जोड़ने के बाद में 100 ना। देखो रंजीत ने 10 किलोमीटर बढ़ाया अपना, तो उसका 50 था, तो क्या हो गया? उसका 60 हो गया। रहमान का हम लोग को 80 मिला, तो उसने 80 में क्या किया? 20 और ऐड किया, मतलब 100 हो गया उसका। ओके, तो यहाँ पे मेरे को इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये 0 से 0 जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा, तो 20/3 मेरे को मिल जाएगा, मतलब 20/3 -4, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 20 - 12 मतलब 8/3 मेरे को मिल जाएगा। 8/3 घंटे, 8/3 घंटे। और अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 6 + 2/3, 6 + 2/3, तो ये क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा इसका? सेपरेट होगा, तो 3×2 = 6, तो 2 घंटे प्लस 2/3 घंटे। ओके, और 1 घंटा मेरा क्या होता है? 1 घंटा मेरा होता है 60 मिनट। तो 2 घंटे को ऐसे ही रखो, प्लस 2/3 इंटू 60, मतलब ये 20। तो कितना मिल जाएगा मेरे को आंसर? 2 घंटे 40 मिनट मेरे को आंसर मिल जाएगा। ये दो से क्या, इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो 2 घंटे 40 मिनट मेरा आंसर होगा। समझ गए? क्वेश्चन में कुछ चीजें दी थी, कुछ चीजें नहीं दी हुई थी, तो ये फिक्स पैटर्न का सवाल नहीं है। समझ गए? तो इसमें कुछ फिक्स पैटर्न के भी होंगे, अनफिक्स पैटर्न के भी होंगे, और अनफिक्स पैटर्न सबसे ज्यादा देखा जाएगा कहां पर? मिसलेनियस में। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है मेरा? एक रेलगाड़ी की चाल, चाल मतलब क्या? उसका स्पीड कार की चाल से 2 सही 1/6 गुनी है। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? देखो यहाँ पे 2 सही 1/6 का मतलब होता है 6 दूनी 12 1 13, 13/6। ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 13/6 स्पीड ऑफ कार। तो इन दोनों का रेशियो कितना मिल जाएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ कार का इक्वल्स टू 13/6। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ट्रेन और कार का रेशियो और उनकी स्पीड। ट्रेन का कितना मिलेगा? 13, और कार का कितना मिलेगा? 6। देख रहे हो ना, ट्रेन का 13 और कार का 6। थोड़ा छोटा लिख दिया यहाँ पे। ओके, चलो देखो अभी, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को? 13 मिलेगा। ये देखो, ये 2 सही 1/6 यहाँ पे लिख देता हूँ, 13/2 होता है। ओके, 13/6। तो इनका कितना मिलेगा मेरे को? 13/6 मिलेगा। ये इनकी स्पीड है। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? कार 9 घंटों में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार का स्पीड कितना मिल जाएगा मेरे को? स्पीड ऑफ कार मतलब 486/9, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? 9×5 = 45, फिर यहाँ पे कितना जाएगा? 3×9 = 36, मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी स्पीड मिल गई, बट इसकी स्पीड यूनिट में कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है। 6 मतलब कितना बोला उसने? 54 बोला। अगर 6 मतलब उसने कितना? 54 बोला है, तो एक मतलब कितना बोला होगा उसने? 9। तो यहाँ पे 13 का मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को? 13 मतलब मेरे को मिल जाएगा 13 × 9, मतलब 117 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा क्या? ये मेरा
ट्रेन का स्पीड है कितना 117 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने पूछा क्या है, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी, 6 घंटों में। तो डिस्टेंस मेरा क्या होता है, डिस्टेंस मेरा होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना मिला है मेरे को 117 और टाइम कितना मेरा 6 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मेरे को 702 किलोमीटर। समझ गए, मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। समझ गए, ऐसे ही करना था आपको। आपको यहाँ से कार का स्पीड निकालना था, फिर यहाँ से यूनिट को उसके इक्वल्स टू में करने के बाद में 1 का मान निकाल के 13 का मान निकालना था। 13 का मान निकालते स्पीड ऑफ ट्रेन का मान निकलता। जब स्पीड ऑफ ट्रेन का मान निकलता तो आप लोग डिस्टेंस का मान निकाल लेते दिए हुए टाइम से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना ही था। आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि हमने स्पीड क्या होता है उसके 3 केसेस देखे, और इन्हीं 3 केसेस के ऊपर हम लोग आगे क्वेश्चंस देखने वाले। ये 3 केसेस जो थे इसके बेसिक्स थे, और इसके बेसिक्स को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करने वाले। हम लोग अपने रेशियो के कंसेप्ट को ही और अच्छे से यहाँ पे यूज करके देखेंगे, और थोड़े मोड़े परसेंटेज की कंसेप्ट इसके अंदर आएंगे। बस वो परसेंटेज के कंसेप्ट क्या होंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। अभी मैं आपको उसको चेंज करना यहाँ पे सिखाऊंगा, बट जब हम परसेंटेज पढ़ लेंगे तब वो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। और अगर आपने अभी तक माई बुकलो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये लेक्चर की जो सीरीज है माई बुकलो ऐप के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, और इसके नोट्स भी आपको माई बुकलो ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।